देखो यहाँ पर है हाइजेंस प्रिंसिपल, ये भी तुम्हारे नीट का एक पार्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। अगर हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करें तो इसको समझने के लिए कतई तुम ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला कि आपसे एक जगह है, एक तालाब है, तालाब का मतलब शांत पानी है। अगर उस शांत पानी में आप क्या डाल दो, कोई कंकड़ डाल दो, अगर शांत पानी में क्या डालो, कंकड़। अब तुम जरा सोचना कि शांत पानी में कंकड़ डालने से क्या होता है। जैसे मान लो तुमने यहां पर किसी शांत पानी में कंकड़ डाला, ठीक है, ये सब सतह किसकी है, पानी की, तो उससे क्या होगा, ऐसे वेव निकलेंगी बच्चों, देखो ऐसे वेव निकलेंगी, ऐसे वेव। अब सर जी ये होता क्या जाएगा, ये क्या होता जाएगा, देखो सबसे पहले वेव तो प्रोड्यूस यहां से हुई, यहां से वेव निकलना स्टार्ट हुई, यहां से निकली, फिर निकलने के बाद देखो कैसी वेव चलती है, ध्यान करो, ऐसी ऐसी, फिर ऐसी ऐसे वेव चल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो यहां पर जो वेव है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बढ़ के यहां आया है, ये पार्ट बढ़ के यहां आया है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पहले ये पहले गायब हो गई, नहीं गायब नहीं हुई है, पहले क्या होती है, आप ऐसे समझो कि यहां पर जब तुमने क्या डाला, कोई कंकड़ डाला, कोई पत्थर डाला, जब तुमने यहां कंकड़ पत्थर डाला तो वहां से क्या हुई, वेव प्रोड्यूस हुई, और वो वेव यहां से चारों ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, चारों ओर, ऐसे नहीं है एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, चारों ओर बढ़ती है, ठीक है, चारों, जब वो चारों ओर बढ़ेगी तो वो इस टाइप से बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। कैसे, ऐसे गुब्बारा फुलाते हो तुम, कोई गोल गुब्बारा हो तो जब ऐसे तुम फुलाओगे, पहले छोटा सा था, फुलाओगे तो ऐसा थोड़ी नहीं सर वो एक घाई ज़्यादा बढ़ रहा है, एक घाई कम बढ़ रहा है, अगर गोल गुब्बारा है तो, ठीक है, तो चारों तरफ वो समान दिशा में बढ़ता है। इसी टाइप से तुम्हारी वेव चलती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सर एक वेव प्रोड्यूस हुई, वो बढ़ते 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 चलेगी, पीछे से कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, नहीं, पीछे से भी वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। देखो जब तुम पत्थर डालोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है एक वेव प्रोड्यूस हुई, वो वेव प्रोड्यूस होने के बाद बस वो चली गई, पीछे से कोई वेव प्रोड्यूस हुई नहीं, पीछे से भी वेव प्रोड्यूस होती रहती हैं, होती है नहीं होती हैं, खुद बताओ। कभी पत्थर डालना, पत्थर जब तुम पानी में डालोगे तो एक वेव निकल के जा रही है, दो वेव निकल के जा रही है, तीन वेव, ऐसे वेव निकलते हुए जाती हैं। तो इस टाइप से ये ऐसे वेव निकलती हैं। यही हाइजेंस प्रिंसिपल बोले कि जो हमारी लाइट चलती है ना, वो भी हमारी इसी टाइप से चलती है, ठीक है, कोई भी लाइट चलेगी वो भी इसी टाइप से चलेगी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा बेटा अगर मैं इस वेव को मान लूँ यहाँ पर कोई मैंने ले ली ऐसे, अब यहाँ पर क्या होता है, अपने आप जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, ऐसे ही हर पॉइंट पर यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सोर्स। जब यहाँ पर जो ये सोर्स बन गए, इन सोर्सों से ये सोर्स भी कैसे काम करते हैं, ये सोर्स भी ऐसे काम करते हैं जैसे कि लाइट प्रोड्यूस कर रहे हों। फिर यहाँ से भी ऐसे ही स्फेरिकल लाइट निकलती है, यहाँ से भी कैसे निकलती है, ऐसे स्फेरिकल लाइट, पहले छोटी होती है फिर बाद में क्या निकलती जाती है, बड़ी लाइट होती जाती है, और ऐसे स्फेरिकल लाइट निकलती है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे मिलाऊं, इस टाइप से अगर ऐसे मिलाई जाए तो ऐसे वेव क्या बढ़ती है तुम्हारी, ऐसे कि आगे की ओर बढ़ती है। सर जी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, कतई कोई कतई बात सुनो, तुम सब लोग जानते हो कि जब ह्यूमन रिवोल्यूशन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे हो रही है, एक आदमी, ठीक है, इस आदमी के 3 बच्चे मान लो, 3 बच्चे, फिर इसके 3 बच्चे, फिर 3 बच्चे, ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ आगे बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ इसी प्रकार से तो आगे बढ़ रहा है, एक आदमी 1 के 3, फिर 3 के 3, और क्या पता किसी 1 के 4 हो गए उनमें से, या 5 हो गए, समझ आ रहा है। तो पहले सोर्स क्या था, इससे ये निकले, फिर सोर्स क्या हो गए, ये सोर्स हो गए, इनसे फिर निकले बच्चे, ठीक है, और उन बच्चों के भी बच्चे, उन बच्चों के भी बच्चे, फिर और आगे बढ़े, ऐसे तो आगे बढ़ रहे हैं, कतई प्रकाश ऐसे ही समझ लो। ये पहले मेन सोर्स जो हमारा सूर्य है, सूर्य से एक लाइट ऐसे निकली, ऐसी लाइट निकलती गई। अब हर एक लाइट से जो ये यहां पर लाइट निकली है, वहां पर कई सोर्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, कई सोर्स, जो हाइजेंस बोले कि कई सोर्स होंगे, और वो सोर्स भी कैसे काम करेंगे, जैसे ये सोर्स काम कर रहा था, ये सोर्स काम कर रहा था, और इस सोर्स से भी क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। और जैसे यहां पर पहले एक सोर्स था, इस एक सोर्स से ऐसे लाइट निकली, ऐसे ही इससे भी तो लाइट निकली सर जी, निकली लाइट, और लाइट कहां बढ़ी, आगे बढ़ी, लाइट कहां बढ़ी,
आगे। फिर जहां पर जब ये आगे बढ़ी है, जहां पर ये आगे बढ़ी है, तो इसमें भी कई सोर्स बन जाएंगे। देखो इसने प्रोड्यूस इसको किया, इसमें भी क्या बन गए, कई सोर्स बन गए, तो वो भी ऐसे आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े। ऐसे तुम्हारी लाइट कहां बढ़ती रहती है, आगे। अब इसमें भी क्या बन जाएंगे, कई सोर्स बन जाएंगे, ये भी क्या बढ़ेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे तुम्हारी लाइट प्रोड्यूस धीरे 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 लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। हाइजेंस ने ये कहा था। हाइजेंस ने एक बात और कही थी, क्या कही थी, इन्होंने कहा जो लाइट चल रही है, कौन सी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कैसे काम करती है, बोले चारों ओर क्या फैला हुआ है, ईथर। क्या था, और बोले उस ईथर में वेव चलती है। जैसे जब तुमने वाटर में कोई शांत वाटर में जब पत्थर डाला तो वहां पर वेव किस में चल रही थी, पानी में। किस में चल रही है, इन्होंने कहा पूरे ब्रह्मांड में क्या फैला हुआ है, ईथर में चल रही है। वो बात अलग है, बाद में ये गलत प्रूफ हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, ईथर उथर का तो कोई नाम निशान नहीं है। ठीक है, ये गलत प्रूव हो गया। लेकिन इनकी थ्योरी काफी हद तक कुछ पॉइंट तक सही मानी जाती है, और कुछ पॉइंट पर जो हाइजेंस प्रिंसिपल की जो थ्योरी है वो कुछ पॉइंट पर ये गलत है। ठीक है, इन्होंने कहा देखो अगर मैं इस शेप को ऐसे ले लूं, ऐसे, तो यहां पर बीच में देखो, बीच में तो सोर्स थे, ये सोर्स कैसे चले, ऐसे आगे की ओर, ऐसे तो चले बेटा। तो मैंने कहा अगर यहां से यहां तक जाने में इन्हें t समय लगा, तो इन्होंने ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये किस वेलोसिटी से चलते हैं, c वेलोसिटी से। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, c इंटू टी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, c इंटू टी। यानी कि ये यहां से आगे सी टी डिस्टेंस से कहां पहुंच गए, आगे की ओर पहुंच गए, आगे की ओर पहुंच गए। ये हाइजेंस प्रिंसिपल ने कहा था। हालांकि इसके बारे में नीट ने नहीं पूछा है, लेकिन एक थ्योरेटिकल व्यू हो गया कि हाँ लाइट चलती तो चलती कैसे है। ठीक है, अब ये फिगर उतारने के बाद में अगर मैं इस हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग, तो इन्होंने कहा लाइट कहाँ चल रही है, आगे की ओर चल रही है। इन्होंने कहा जिस प्रकार से लाइट यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे ही कहाँ बढ़ रही है, पीछे की ओर। वैसे ही कहाँ बढ़ रही है, पीछे की ओर। तो देखो इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि इन्होंने किस किस चीज को एक्सप्लेन किया, ये मैंने कल भी बताया था। ये एक्सप्लेन कर पाए इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, और रिफ्लेक्शन को, और किसको, रिफ्रैक्शन को। सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अभी हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, लाइट आई, मिरर पर पड़ी और वापस हो गई। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट आई और दूसरे वाले जो भी दूसरा मीडियम है उसमें चली गई, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन, और ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो देखो ये इनकी जो कुछ कमियां रही, वो क्या कमियां रही, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स आर फाउंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन। इन्होंने क्या किया, देखो ऐसा है बच्चों, अगर मैं बात करूं सर जी ये जो चल रही है, यहां पर देखो ये आगे जो बढ़ रहे हैं, ये इन्हें हम लोग कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जो ये आगे चल रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, वेव फ्रंट। इन्हें वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होते हैं। ये कौन से वेव फ्रंट है, सेकेंडरी। तो इन्होंने कहा ये वेव फ्रंट आगे की ओर चल रहे हैं, और इन्होंने कहा पीछे की ओर भी चल रहे हैं, पीछे की ओर भी चल रहे हैं। लेकिन जब रियलिटी फाइंड आउट करी तो रियलिटी में ये पता चला आगे की ओर तो होती है वेव फ्रंट, लेकिन पीछे वेव फ्रंट ही नहीं होते। तो इनकी पूरी की पूरी थ्योरी क्या करती, गलत सिद्ध करती, पूरी की पूरी थ्योरी गलत सिद्ध करती। ठीक है, लेकिन आज तक कोई भी लाइट को सुलझा ही नहीं पाया। जब तुम नहीं सुलझा पाओगे तो किसी की थोड़ी बहुत गलत है तो उसको भी क्या मानोगे, सही मानोगे। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा बहुत क्या माना जाता है, सही माना जाता है। उसके बाद में इस थ्योरी ने क्या किया, कहा जो वेव चलती है, ये जो वेव चल रही है ना, ये वेव, इन्होंने कहा ये कैसे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल। व्हाट इज द मीन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है जैसे तुम्हारी स्प्रिंग की वेव नहीं होती है, स्प्रिंग को ऐसे दबा दो तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे घूमता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इन्होंने कहा, हाइजेन बोले कि जो वेव जो चलती है, ये वेव कैसे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। लेकिन ये किसे एक्सप्लेन नहीं कर सके, पोलराइजेशन को। अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को नहीं प्रूव कर सके।
तो हम सबको पता है जो हमारी लाइट होती है वो कैसे नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। इसको भी ये प्रूव नहीं कर सके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर में तो थ्योरेटिकल में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि या तो इनकी ये कमियां पूछी जाएंगी या फिर पूछा जाएगा ये किस किस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन ये वेव थ्योरी से कर पाए। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, सही है। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास में कोई एक वेव है, उस वेव को मैंने मान लिया y1, फिर तुम्हारे पास कोई दूसरी वेव है, उस वेव को तुमने मान लिया y2। अगर मैं इन दोनों वेवों को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास एक नई वेव बन जाती है, जिसे मैंने बोला सर जो ये y होती है ना, y क्या होती है, y1 प्लस y2। अगर y1 प्लस y2 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ एक वेव के ऊपर कौन सी वेव आ गई, दूसरी। अब मैंने अगर y1 को मान लिया, y1 को मैंने माना a1 साइन ओमेगा टी, और y2 को मैंने क्या माना, a2 साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस क्या माना, फेज डिफरेंस माना 5। तो तुम्हें और कुछ याद नहीं करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद में जो मेरी सुपरपोजिशन की इक्वेशन आती है वो आती है y इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। सही है, ये इक्वेशन मेरी आती है। सर अगर मैं इसमें एम्पलीट्यूड ए की बात करूं तो जो मेरा ए का जो एम्पलीट्यूड आएगा, ए का जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है अंडर रूट, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है सर, a1, तो a1 का स्क्वायर, दूसरे का क्या है a2, फिर क्या होगा 2a1 a2 इंटू कॉस। ये मेरा होता है सर एम्पलीट्यूड का फार्मूला। ठीक है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 5। ठीक है, ये फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड का। अब सर जी देखो, अगर बात आई जाए, अगर इसमें बात करी जाएगी कि सर जी साइन थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा, थीटा क्या होता है, तो थीटे के बारे में हम लोगों ने इसमें जो थीटा हो जाता है, ठीक है, देखो ऐसा है कि मैंने वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, वेक्टर में पढ़े थे कि सर अगर एक वेक्टर इधर हो a, ठीक है, एक वेक्टर हो इधर b हो, दोनों के बीच में एंगल क्या है, अगर फाई है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में होता था सर, रिजल्टेंट कहाँ होता था, बीच में। वो रिजल्टेंट जैसे अब देखो बच्चों, यहां पर एक एम्पलीट्यूड क्या है a1, एक एम्पलीट्यूड क्या है a2, तो अगर एक एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरा एम्पलीट्यूड a2 है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना है बच्चों, a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है a, तो a का फार्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वेक्टर में कि अगर एक a हो और एक b हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अगर एंगल फाई है तो फाई और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो थीटा। ठीक है, मैंने कहा बच्चों अगर ये एंगल, ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल किसके बीच में है, a1 एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा थीटा है। अगर ये थीटा है तो अगर हम लोग थीटा की बात करें तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, टैन थीटा, टैन, और इसकी मैंने वेक्टर में बताई थी ट्रक, बेटा टैन थीटा को क्या लिखोगे, साइन बटे कॉस, दोनों के बीच में एंगल, अब ये थीटा मतलब ना, दोनों के बीच में एंगल क्या है फाई, तो यहां भी फाई और यहां भी फाई, फाई हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये देखो दूर कौन है,
इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो दूर कौन है? A2। इन दोनों के बीच ही तो निकाल लो। देखो तो इन दोनों से दूर कौन है जिसमें ये एंगल नहीं आ रहा है? थीटा एंगल से दूर कौन है? A2। तो ऊपर भी A2 और नीचे भी A2। जो पास है उसको क्या कर दो? A1 प्लस A2 cos फाई। ये फार्मूला आता है, हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सर एम्पलीट्यूड हमें आ गया, कोई दो मेरे पास वेव थी, दोनों वेवों को मैंने सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज करने के बाद में एक का एम्पलीट्यूड A1 था, एक दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 था। तो A1 A2 का अगर मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिया तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, ये आ गया। उसके बाद में देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, इसे उतार लो। एम्पलीट्यूड का मेरा ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अभी हम लोग मॉडर्न जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज़ प्रूव करेंगे। देखो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में बहुत गहन अंतर है। कैसे? सर इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे मैंने कहा मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी में कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी है और इंटेंसिटी भी है, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से जो बंदा यहाँ से मान लो काफ़ी दूर खड़ा है, क्या उसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? नहीं। क्यों सुनाई नहीं दे रही है? क्योंकि जो मैंने जो बोला तो उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या हो रही है? कम। इंटेंसिटी कम हो रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो गई? 0। क्या हो गई? तो उसे सुनाई नहीं देगा। हम लोग माइक का यूज़ क्यों करते हैं, लाउड स्पीकर का यूज़ क्यों करते हैं जब किसी भी कोई पार्टी उर्टी होती है उसमें बोलने के लिए क्यों यूज़ करते हैं? उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि वो क्या कर देता है? इंटेंसिटी बढ़ा देता है। इंटेंसिटी के साथ में क्या बढ़ा देता है? एम्पलीट्यूड, जिससे कि एनर्जी बहुत दूर तक जाती है और बहुत दूर जाके एनर्जी क्या होती है? खत्म होती है, या फिर एनर्जी तुम्हारी 0 होती है, जिससे कि दूर तक के लोगों को सुनाई देता है, ठीक है। हम लोग अपने गले से, हमारे गले की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी तेज इतनी देर तक बोल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक बार आवाज़ मार दोगे, 2 बार आवाज़ मार दोगे, इतनी तेज़ी से इतना दूर तक नहीं बोल सकते। तो हम लोगों ने माइक का यूज़ करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या जो इंटेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। याद रखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, सबसे पहले तुम यहाँ पर देखो, मुझे बताओ मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? एम्पलीट्यूड मुझे क्या लेना है बच्चों? मैक्सिमम। मुझे बताओ एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम कब होगा? तो सर मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू अधिकतम हो जाए कॉस की वैल्यू क्या हो जाए? अधिकतम। अब सर जी देखो कॉस की अधिकतम वैल्यू कब होगी? तो कॉस फाई ये किसके बराबर हो जाए? 1 के। बेटा साइन या कॉस की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? 1, और न्यूनतम क्या होती है? -1। न्यूनतम क्या होती है? -1। तो अधिकतम वैल्यू ये आएगी, यानी कि सर कॉस फाई, और ये कब 0 पे ही तो 1 होगी वैल्यू। कॉस से कॉस हट गया तो फाई की वैल्यू क्या हो? 0। फाई की वैल्यू क्या हो? अगर मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्या आया सर? A मैक्सिमम √ देखो बच्चों A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2। सर कॉस फाई, ये कॉस फाई है, इस कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई सर? 1 हो गई। तो ये 1 हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? देखो क्या ये होल स्क्वायर नहीं बन गया? कौन सा होल स्क्वायर बन गया? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। जब √ को ख़त्म किया तो क्या आया? A1 प्लस, यही तो आया A1 प्लस, तो A मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई? A1 प्लस A2। अब मैं क्या निकालूं सर? A मिनिमम। क्या निकालनी है? मिनिमम। बताओ मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस की वैल्यू मिनिमम हो, और कॉस की मिनिमम वैल्यू पता है कितनी होती है? बोलो। -1। और -1 वैल्यू पता है कितने एंगल पर होती है? 180 डिग्री पर। -1 वैल्यू कब होती है? 180 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू की मैं बात भी करूं तो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा cos 180 पर। cos 180 पर वैल्यू क्या होती है? -1। तो फाई की वैल्यू क्या आई? सर समझ में नहीं आया। मुझे बताओ मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बेटा तब होगा जब इन दोनों के बीच में, जब 2 वेव मैंने ली थी, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो? 0 डिग्री का। अगर फेज डिफरेंस 0 तो फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस 0 तो फाई की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 0 तो ये पूरी वैल्यू 1। तो उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? A1 प्लस A2। मैंने कहा मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो?
180। 180 का मतलब है कतई जस्ट विपरीत, जस्ट क्या हो, विपरीत। तो यहाँ पर वैल्यू ये क्या आएगी, -1। अगर ये -1 आई सर, -1 आई, अब देखो सर एम्पलीट्यूड का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो यहीं पर ये ए मिनिमम का फार्मूला क्या होगा सर, अंडर रूट बोलो a² a1² प्लस a2² प्लस 2a1 लेकिन वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। सर अगर मैं -1 रखा तो a1² प्लस a2² माइनस का 2a1 क्या ये कोई फार्मूला बन गया सर, बोलो ये फार्मूला कौन सा बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a मिनिमम की वैल्यू आई, यानी कि जो a मिनिमम की वैल्यू आई, स्क्वायर से अंडर रूट हटा तो a1 माइनस a2 आ गई, a1 माइनस। अगर तुमसे रेशियो पूछा जाए किसका, रेशियो पूछा जाए a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम, तो रेशियो मैक्सिमम के लिए क्या होगा a1 प्लस a2 और मिनिमम के लिए क्या होगा a1 माइनस a2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इसके लिए रेशियो हो जाता है। तो रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हो जाएगा a1 प्लस a2 और मिनिमम के लिए हो जाएगा a1 माइनस a2। ये रेशियो हो जाएगा मिनिमम के लिए, ये रेशियो हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब देखो सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, बेटा तुम्हें कोई दो वेव दे देगा, कोई दो वेव दे दिया और वेव के आगे जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 और a2 दो एम्पलीट्यूड दे दिए उसने। अब तुमसे पूछा बताओ a मैक्सिमम और a मिनिमम का रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं, एक बार जोड़ देना, एक बार माइनस कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम। ये उतारो, फिर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे इसी में। देखो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, सर जो रिलेशन आपने अभी बताया था, हमने जो अभी आपको रिलेशन बताया सर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यह है अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होता है ना, थोड़ा सा कम होता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा कम होती है। नहीं समझ में आया, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर। मुझे बताओ, मैंने कहा अगर ये 2 टाइम्स कम हुआ तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स कम होगी, 2 2 जा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब जरा सोचो सर, अगर मैं यहाँ पर मेरे एम्पलीट्यूड का फार्मूला है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², बोले ठीक। अगर मैंने कहा यहाँ पर मैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर a करूँ तो अंडर रूट इधर लगाऊंगा, a करा तो अंडर रूट इधर ही तो लगेगा सर, a करा तो अंडर रूट इधर लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब तुम बोले कि सर अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, इसमें लिखना सबसे पहले सर मेरा एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला होता था वो अंडर रूट a1² a2² 2a1 a2 इंटू कॉस 5, यही तो होता था। अब बताओ तुम सर, अगर मैं एक ही जगह लिखूं, एक ही जगह देखो, इधर a है, एक ही जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट आई लिख दिया, अंडर रूट आई इजिकल टू। बेटा किताबों में कुछ कांस्टेंट भी ले लेते हैं, फिर कांस्टेंट बाद में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंडर रूट मैंने बात करा सर a1 स्क्वायर है, a1, तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर 1 लगा दूँ तो यहाँ पर भी तो 1 लगाऊंगा, तो ये a1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, I1 के, किसके, यही तो हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ तो इधर भी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। देखो अगर मैं यहाँ 1 लगा दिया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा सर अंडर रूट I1 और यहाँ आएगा अंडर रूट इंटू, सही है। कोई फार्मूला दिख रहा है क्या, कोई फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। सर एक काम करो, अंडर रूट, बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ I1 को तो I1 को लिख सकता हूँ अंडर रूट I1 का, मुझे बताओ अंडर रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, I1 ही तो बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा I1। ऐसे ही मैं इसे लिखना चाहूँ तो अंडर रूट I2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस, सही है, इधर भी
इधर भी क्या है, क्या पूरे अंडर रूट से इधर का अंडर रूट से इधर का अंडर रूट गायब, इधर के अंडर रूट से इधर का अंडर रूट गायब। अगर अंडर रूट गायब हुआ तो सर जो मेरा आया आई बराबर I1 स्क्वायर, वो भी कैसा I1, अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू कॉस, यही तो बचा बच्चों। अब बताओ अगर मैं मैक्सिमम लूँ, मैंने कहा मुझे I क्या मिले, I मैक्सिमम कब मिलेगी, जब cos फाई की वैल्यू क्या आए 1। अगर cos फाई यानी कि ये वैल्यू 1 होगी तो बेटा I क्या होगा मैक्सिमम, I मैक्सिमम यानी कि अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1। cos फाई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, cos फाई की वैल्यू क्या हो गई। तो बेटा ये देखो ये किसी का होल स्क्वायर है, हाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बस ए की जगह पर क्या है अंडर रूट I1, बी की जगह पर क्या है अंडर रूट I2। तो सर जी ये जो फार्मूला बना वो बना अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और पूरे का, सही है, ये बना। तुम ऐसे मत कर देना सर जी अंडर रूट से स्क्वायर हटा दो, नहीं, वो तब हटता है जब पूरे पर हो, जब किस पर हो पूरे पर, ऐसे नहीं हटेगा। तो I मैक्सिमम मेरा सर ये आया। अगर मैं I मिनिमम निकालूं तो तुम बोले सर cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, मिनिमम निकालोगे तो cos फाई की वैल्यू, सर अगर मैं -1 देखूं इसके अंदर तो I बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू माइनस की गुणा, तो प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों माइनस। सर ये किसका होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का, ये क्या आया I मिनिमम आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, इन दोनों का रेशियो किसका, सर I मैक्सिमम बटे I, तो जो रेशियो आया वो आया सर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का, सही है। ये रेशियो किसका आया मैक्सिमम और किसका आया मिनिमम, बात समझ में आ रही है। ये वाला रेशियो उतार लो सर जी। बताओ बच्चों I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ठीक है, I मैक्सिमम I मिनिमम। अभी आप बोले सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो बोले सर जी। तो अगर मैं बराबर में लूं A मैक्सिमम बटे A, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया, उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। देखो बेटा इसे I मैक्सिमम I मिनिमम, तो I मैक्सिमम I मिनिमम A मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन A। अब मुझे बताओ I मैक्सिमम और I मिनिमम का क्या था, बोलो, अंडर रूट मैक्सिमम क्या था अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस, बेटा वैसे अलग अलग का होल स्क्वायर था, तो मैं चाहूं तो क्या पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूं, पूरे का क्या कर दूं बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो सर जी A मैक्सिमम A मिनिमम क्या था A1 प्लस A1 माइनस, ये क्या था A मैक्सिमम अपॉन A, और पूरे का क्या कर दूं अगर, तो ये देखो। अब देखो सर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, अगर क्वेश्चन में तुम्हें एम्पलीट्यूड दिए हैं, क्या दिए हैं, एक का एम्पलीट्यूड दोनों का एम्पलीट्यूड दिए हैं, और तुमसे क्या पूछा I मैक्सिमम I मिनिमम, तो ये और ये लगाओगे क्योंकि इसी में तो एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर क्या है I मैक्सिमम I मिनिमम। तुम्हें क्वेश्चन में अगर इंटेंसिटी दी है, क्या दी है, और तुमसे पूछा है I मैक्सिमम I मिनिमम, तो क्या ये दोनों लगाओगे, ये दोनों, बात समझ में आ रही है। तुम्हें अगर इंटेंसिटी दी है और
इंटेंसिटी का आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछा है तो क्या ये दोनों लगाओगे, ये दोनों। और अगर तुमसे A1 A2 दिया है, A1 A2, तो कौन सा, ये और मैक्सिमम पूछा है तो ये लगाओगे। देखो बेटा इसे मैंने अगर मान लो ऐसे, मैं इसे कह दे रहा हूँ तुमसे, ठीक है, वैसे तुम्हें याद नहीं करना है इसे। अब मुझे बताओ, तुम्हें बताना है कि कौन से दो लगाएंगे। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा तुम्हें इंटेंसिटी दी है I1 और I2, और तुमसे पूछा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, तो कौन कौन सा लगाओगे, पहला और, अरे इंटेंसिटी दी है ये पूछा है। अब इंटेंसिटी दी है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम पूछा है तो हाँ, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो ये लगाओगे। अब मुझे बताओ, तुम्हें एम्पलीट्यूड दिए हैं और इंटेंसिटी पूछी है तो कौन सा लगाओगे, तो पहला और चौथा। इंटेंसिटी पूछी है, एम्पलीट्यूड दिए, ठीक है। तो जितने ये मैंने इंटेंसिटी के करवाए थे वो तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इससे याद कर लो। और क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इससे पूछने के, ठीक है, इससे पूछने के। बच्चों को ये फार्मूलाज याद होते नहीं हैं, जब फार्मूलाज याद नहीं होते फिर वो चक्कर खा जाता है। देखो जैसे मैंने ये फार्मूला लिखवाए हुए हैं उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन पे करता हूँ। इसमें तुम्हें एक इंटेंसिटी ये दे रखी है, एक इंटेंसिटी जो ये दे रखी है, एक I1 है और दूसरी क्या है बच्चों, I2। दूसरी क्या है, तुमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम क्या पूछी है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी दे रखी है और क्या पूछी है, इंटेंसिटी। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें से, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट क्या है बोलो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, यही तो निकाल ली है सर। तो कैसा लगाएंगे, अंडर रूट I1 की जगह I0 और I2 की जगह बटे नीचे I0 माइनस अंडर रूट 4I0 और पूरे का, यही तो लगेगा सर जी। सर I0 देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसे तुम सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करें तो सर अंडर रूट I0 ऐसे ही, इसका आएगा 2 अंडर रूट I0, अरे 4 का क्या आ गया 2, I0 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। और नीचे देखो I0 माइनस 2 अंडर रूट पूरे का क्या हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। सर देखो 2I0 और I0 ऐड होके कितने हो जाएंगे, जुड़ के कितने बन जाएंगे बच्चों, बोलो क्या 3 अंडर रूट I0, अरे जुड़ के कितने हो जाएंगे 3 अंडर रूट। और इसमें से जब ये जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, माइनस का अंडर रूट और पूरे का, देखो बच्चों I0 से I0 3 का क्या हो जाएगा और माइनस 1 का, बोलो तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम क्या आ गया 9 बटे, समझ में आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है बेटा, इंटेंसिटी के बाद में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी तो पूछे हैं, इंटेंसिटी के बाद क्या पूछे हैं, एम्पलीट्यूड। अगर तुमसे एम्पलीट्यूड पूछे, देखो तुम्हें आई मैक्सिमम आई मिनिमम पता है, पता है नहीं पता है, और ए मैक्सिमम ए मिनिमम पूछे हैं, या तो तुम क्या करो, या तो तुम इन दोनों में लगा दो तो फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या तो तुम क्या करो सर इन दोनों में लगा दो। अगर मैं इन दोनों में लगाऊंगा, देखो कैसे सर, आई मैक्सिमम और नीचे आई बराबर ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम का होल स्क्वायर। बताओ आई मैक्सिमम आई मिनिमम कितना आया सर, 9 बटे ए मैक्सिमम। जब स्क्वायर को उधर पटकेंगे तो ये इधर किस में आ जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा 1 का, तो ए मैक्सिमम अपॉन क्या आएगा, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हो। अब देखो बच्चों, अगर मान लो, अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने 2 इंटेंसिटी दे दी I1 और मैंने कहा सर जी फेज एंगल उनके बीच में 30 डिग्री है, कितना है, अब बताओ इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्या इसमें कहीं फेज एंगल है, तो उस समय क्या करोगे, देखो
अगर मैंने कोई क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप से दे दिया, कोई क्वेश्चन मैंने तुम्हें इस टाइप से दे दिया कि मान लो मैंने तुम्हें I1 दे दिया, I1 कहा मैंने कितना है I0, I2 मैंने कहा बच्चों कितना है, मान लो 4I0, दोनों दे दिए। मैंने कहा दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है π/6, π/6 का मतलब कितने डिग्री, कितने डिग्री। तो तुमसे क्या पूछा, रिजल्टेंट, क्या पूछा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो बेटा इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता था, बोलो, I1 प्लस 2 अरे बोलो I2 इंटू कॉस 5, यही तो होता था। तो सर जी I1 की जगह क्या लगाया I0, यहाँ क्या लगाया 4I0, यहाँ 2, यहाँ पर √I0, यहाँ पर 4I0 और cos 60। बात समझ में आ रही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे। अब देखो सर I0 ऐसे ही देखो 4I0 और I0 कितने हो गए 5I0, कितने हो गए। यहाँ पर ये 2 बाहर आएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, I0 cos 60 की वैल्यू कोई बताएगा कितनी होती है सर जी, cos 60 की वैल्यू 1/2 से जब ये काटा तो यहाँ पर 2, तो टोटल आंसर कितना आया। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो कितनी आई 7I0, 7। अब बेटा यहाँ पर वो एंगल की जगह कोई और भी एंगल दे सकता है, यहाँ पर इंटेंसिटी की जगह कोई और भी इंटेंसिटी दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब बताओ, अगर ऐसे ही मैंने कहा, एक मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, कतई सिंपल क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे कि मेरे पास 2 सेम इंटेंसिटी हैं, सेम क्या है इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी हैं एट सेम एंगल, सेम इंटेंसिटी, 2 सेम इंटेंसिटी एंड सेम एंगल। तो इसका मतलब सेम एंगल का मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों 0, फेज डिफरेंस क्या है 0। मैंने कहा सर पहली वाली भी I0 है और दूसरी वाली भी क्या है। तो अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ ली जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालोगे। तो सर मैं तो बस एक ही फार्मूला जानता हूं कि I1 प्लस I2 √2I1 √I2 इंटू कॉस, बोलो cos 5, सेम जगह चल रही है ना, सेम इंटेंसिटी देखो सेम है। तो I1 भी I0 ले लिया और I2 भी क्या ले लिया I0, और सेम एंगल है, सेम एंगल मतलब दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस कितना आया 0। सेम एंगल है, सेम एंगल का मतलब है दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्या है 0। सर अब मैं देखो यहाँ पर लूँ, यहाँ पर भी I0 और यहाँ पर भी, यहाँ पर सर I0 इंटू कॉस 0 क्या होता है बोलो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो क्या आया सर जी 4, क्या ये आया, ये आया ना 4 इंटेंसिटी, ये आया। अब देखो अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन एक का ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो तुमसे ये कहेगा कि जो दोनों वेव चल रही हैं वो फाई एंगल पर चल रही है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है फाई, फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में कितना है फाई। तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। बात समझ में आ रही है। अभी मैंने क्वेश्चन क्या कहा, 2 वेव हैं, दोनों वेव चल रही हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है 0, एंगल क्या है एंगल 0। अगर एंगल 0 होता है तो बेटा क्या मैक्सिमम मिलती है, क्या मिलती है मैक्सिमम, ठीक है हाँ एंगल 0 तो मैक्सिमम मिलती है। तो तुम चाहो तो ये फार्मूला में लगा सकते थे, आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है बेटा अंडर रूट बोलो √I1 प्लस √I2 और पूरे का, बात समझ में आ रही है। तो उसमें लगा देते तब भी क्या आता 4I0, ठीक है। यह तुमसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि मैंने कहा मान लो मेरा जो एंगल है फेज डिफरेंस है वो फाई ही है, फेज डिफरेंस कितना है I1 भी बराबर है और I2 भी क्या है
बराबर। अब इंटेंसिटी का देखो, अगर मैं फार्मूला इसमें लगाऊं तो सर I1 की जगह I0 2 अंडर रूट I0 इंटू I1 और I2 की जगह ये लगा दिया, साथ में क्या कर दिया एंगल। अब देखो सर ये क्या बन गया, ये भी क्या बन गया I0 इंटू कॉस 5। सर इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, बोलो 2 प्लस कॉस, तब भी ये सही है, तब भी ये सही। और अगर और करना चाहो तो बेटा कॉस का 3 फार्मूला होते थे। कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूला थे, पहला फार्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो सॉरी कॉस 2 थीटा के फार्मूला होते थे कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला था cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला थे। तो मैं ऐसा रखूं जिससे कि ये 1 कट जाए। 1 किससे कटेगा सर, 1 कटेगा 2 साइन स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से 1, तो 2 2 जा 4I0 साइन स्क्वायर पाई। ठीक है, तो इंटेंसिटी ये हो जाएगी। अब देखो सर जी एक बार इसे समझ लो, ये मैंने कहा सबसे पहले अगर तुमसे आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछे तो मैंने फार्मूला ऊपर लिखवाए थे, सारे के सारे फार्मूला वही याद करने, कोई नया नहीं सोचना। अगर तुमसे कहे मेरे पास में 2 इंटेंसिटी हैं, एक I1 और एक, दोनों के बीच में एंगल बता दे, और तुमसे पूछे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो क्या ये वाला फार्मूला लगाओगे, कौन सा लगाओगे, ये वाला। मैंने इस क्वेश्चन में यही तो कहा, मैंने कहा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 0, I1 कितना है I0, I2 भी कितना है I0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो सर सब कुछ रख दिया, एंगल भी रख दिया, तो मेरा क्या आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में मैंने कहा I1 I2 तो बराबर हैं, लेकिन फेज एंगल कितना है सर 5, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो I इक्वल टू I0 प्लस I0। देखो I1 I2 की जगह ये रख दिया, ये रख दिया, यहाँ से सर किया तो 2I0 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस, यहाँ पर छोड़ दो, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में ये होगा तो इसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है, क्यों, तो ऐसा फार्मूला रखो जिससे कि 1 कट जाए, 1 कट जाए, यानी कि सर कॉस्ट का फार्मूला रखूं तो cos 2 थीटा बराबर होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन यहां पर cos 2 थीटा की जगह क्या है, सिर्फ फाई है, तो बेटा एंगल क्या हो जाता है आधा, तो मैंने फाई का एंगल क्या कर दिया आधा, क्या कर दिया आधा, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से 1 कट गया, तो 2 दूनी, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर उतार लिया इसे।